धरती पर आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति और समय ने मिलकर कोई दूसरी ही दुनिया बना दी है। कहीं पत्थरों के भीतर पूरा गांव जीवित है, कहीं पानी के नीचे जंगल खड़ा है और कहीं हजारों पहाड़ियां एक ही आकार में दिखाई देती हैं। आज हम ऐसे ही 14 अद्भुत स्थानों की यात्रा करेंगे। नंबर 1, कंदोवन, ईरान। ज्वालामुखी चट्टानों के भीतर बसा जीवित गांव। ईरान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कंदोवन को पहली बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन से अचानक सैकड़ों नुकीली चट्टानें बाहर निकल आई हों। दूर से दिखाई देने वाली ये शंकु के आकार की संरचनाएं किसी सामान्य पहाड़ी गांव का हिस्सा नहीं है। इनके भीतर असली घर बने हुए हैं और इन घरों में लोग आज भी रहते हैं। यही बात कंदोवन को केवल एक भूगर्भीय चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवित ऐतिहासिक बस्ती बना देती है। माना जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में कभी ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई थीं। ज्वालामुखी से निकली राख और अन्य पदार्थ समय के साथ कठोर चट्टानों में बदल गए। इसके बाद हजारों वर्षों तक हवा और बारिश ने इन चट्टानों को काटकर शंकु जैसा आकार दे दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने इन्हीं कठोर संरचनाओं के भीतर कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनानी शुरू कर दी। इन पत्थरीले घरों की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्राकृतिक तापमान है। गर्मियों में इनके भीतर का वातावरण बाहर की तुलना में ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में मोटी चट्टानें अंदर रहने वालों को ठंडी हवाओं से बचाती हैं। यानी बिना आधुनिक मशीनों के ये घर मौसम के अनुसार अपने भीतर का तापमान काफी हद तक संतुलित रखते हैं। जब सूर्य ढलता है तो सुनहरी रोशनी चट्टानों की दीवारों पर पड़कर पूरे गांव का रंग बदल देती है। पत्थरों के भीतर बने दरवाजे और छोटी खिड़कियां यह एहसास कराती हैं कि मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट किए बिना उसी के भीतर रहने का तरीका खोज लिया था। कंदोवन आज भी यह दिखाता है कि सही समझ और धैर्य के साथ एक कठोर पहाड़ भी कई पीढ़ियों का घर बन सकता है। नंबर 2, एलोरा की गुफाएं, भारत। एक पहाड़ से निकाली गई असंभव दुनिया। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं मानव कल्पना, श्रम और धैर्य का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आज भी यह समझना कठिन हो जाता है कि इतने विशाल निर्माण को साधारण औजारों से कैसे पूरा किया गया होगा। यहाँ मंदिरों, मठों, मूर्तियों, स्तंभों और विशाल प्रांगणों का एक पूरा संसार सीधे कठोर बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाया गया है। एलोरा में कई गुफाएं मौजूद हैं जो अलग अलग धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। यह स्थान इस बात का प्रमाण है कि कई सदियों पहले विभिन्न आध्यात्मिक विचार और स्थापत्य शैलियां एक ही क्षेत्र में विकसित हो रही थीं। प्रत्येक गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां उस समय के कलाकारों की असाधारण कुशलता को प्रकट करती हैं। इन सभी संरचनाओं में कैलाश मंदिर सबसे अधिक आश्चर्यजनक माना जाता है। यह सामान्य मंदिरों की तरह पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया। इसे एक विशाल चट्टान के भीतर से बाहर निकाला गया था। कारीगरों ने पहाड़ की ऊपरी सतह से काम शुरू किया और धीरे धीरे पत्थर हटाते हुए नीचे की ओर बढ़े। एक छोटी सी गलती पूरी संरचना को हमेशा के लिए खराब कर सकती थी, क्योंकि काटे गए पत्थर को दोबारा वापस जोड़ना संभव नहीं था। धीरे धीरे उसी एक चट्टान के भीतर से दीवारें, बरामदे, स्तंभ, सीढ़ियां, मूर्तियां और खुला आंगन सामने आने लगे। तैयार होने के बाद यह संरचना ऐसी दिखाई देती है मानो इसे अलग अलग पत्थरों से बनाकर खड़ा किया गया हो। आज जब कोई व्यक्ति कैलाश मंदिर के सामने खड़ा होता है तो उसकी विशालता के साथ एक प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। इतने बड़े पहाड़ को काटने की पूरी योजना कैसे बनाई गई होगी? कारीगरों को कैसे पता था कि किस दिशा में कितना पत्थर हटाना है? एलोरा की गुफाएं इन्हीं प्रश्नों के कारण इतिहास के सबसे प्रभावशाली निर्माणों में गिनी जाती हैं। नंबर 3, दरगाउस, रूस। पहाड़ियों में बसा मृतकों का मौन शहर। रूस के उत्तरी ओसेतिया क्षेत्र में कॉकस की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है
जिसे स्थानीय रूप से मृतकों के शहर के नाम से जाना जाता है। दरगाउस नामक यह स्थान एक हरी भरी पहाड़ी ढलान पर बना है। दूर से देखने पर यहां स्थित पत्थर की छोटी संरचनाएं किसी शांत और पुराने गांव के घरों जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन जब इनके वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है तो इस पूरे स्थान का अर्थ बदल जाता है। ये सामान्य मकान नहीं बल्कि प्राचीन कब्रनुमा कक्ष हैं। कई सदियों पहले आसपास रहने वाले समुदाय अपने मृत परिजनों के शरीर इन पत्थरीली संरचनाओं के भीतर सुरक्षित रखते थे। प्रत्येक संरचना किसी परिवार या समूह से जुड़ी हो सकती थी। इन कक्षों के ऊपर ढलान वाले छप्पर बनाए गए हैं। यह बनावट केवल सुंदरता के लिए नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश और बर्फ से संरचनाओं को बचाने के लिए ऐसे छप्पर उपयोगी होते थे। मजबूत पत्थर की दीवारें इन्हें लंबे समय तक खड़ा रहने में सहायता करती थीं। दरगाह के चारों ओर फैली पहाड़ियां इस जगह को बाहरी दुनिया से अलग करती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि छोटे से छोटे प्राकृतिक स्वर भी स्पष्ट सुनाई देते हैं। इसी खामोशी के कारण यह स्थान किसी साधारण पुरातात्विक स्थल से अधिक प्रभावशाली महसूस होता है। यहाँ मौजूद प्रत्येक पत्थरीला कक्ष उन लोगों की जीवन शैली और परंपराओं का प्रमाण है जो कभी इस क्षेत्र में रहते थे। उनके लिए मृत्यु शायद जीवन से पूरी तरह अलग घटना नहीं थी। मृत पूर्वजों को अपनी ही धरती और अपने ही पहाड़ों के बीच स्थान देना प्रकृति और परिवार के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाता है। समय के साथ यहाँ रहने वाले समुदाय बदल गए, लेकिन पत्थर की ये संरचनाएं वहीं खड़ी रहीं। आज दरगाउस कॉकस क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति का मौन संग्रहालय है, जहां इतिहास किताबों में नहीं बल्कि पहाड़ी ढलानों पर बने बंद कक्षों के भीतर सुरक्षित है। नंबर 4, हॉतोवान, चीन। वह गांव जिसे हरियाली ने निगल लिया। चीन के जेजियांग प्रांत के समुद्री तट के पास स्थित हॉतोवान कभी एक सक्रिय मछुआरा गांव हुआ करता था। यहाँ रहने वाले परिवारों का जीवन समुद्र, मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार पर निर्भर था। पहाड़ी ढलानों पर बने घरों से समुद्र दिखाई देता था और संकरी गलियां लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से भरी रहती थीं। लेकिन समय के साथ आसपास के क्षेत्रों में नई सुविधाएं और आर्थिक अवसर विकसित होने लगे। गांव का कठिन भूगोल, सीमित संसाधन और बदलती जीवन शैली लोगों के लिए चुनौती बन गए। धीरे धीरे परिवार बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे शहरों और बस्तियों की ओर जाने लगे। एक समय ऐसा आया जब गांव के अधिकतर घर खाली हो गए। मनुष्यों के जाने के बाद यहां प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। पौधों की बेलें दीवारों पर चढ़ने लगीं, झाड़ियां सीढ़ियों और गलियों में फैल गईं। घरों की छतें, खिड़कियां और बालकनियां धीरे धीरे हरी पत्तियों के पीछे छिपने लगीं। कुछ वर्षों में पूरा गांव ऐसा दिखने लगा जैसे वह जंगल का प्राकृतिक हिस्सा हो। आज हॉतोवान की गलियों में चलते समय जगह जगह पुराने घर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बाहरी दीवारों पर हरियाली की मोटी परत चढ़ चुकी है। खिड़कियों के भीतर कभी लोगों का जीवन चलता था, लेकिन अब वहां पौधों की शाखाएं झांकती हैं। पत्थर की सीढ़ियां अब भी समुद्र की ओर उतरती हैं, पर उन पर मानव कदमों की जगह घास और पत्तियों का कब्जा है। यह स्थान किसी अचानक आई विनाशकारी घटना के कारण वीरान नहीं हुआ। यहाँ परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। इसी कारण हॉतोवान का दृश्य अधिक विचित्र लगता है। यह हमें दिखाता है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई मजबूत से मजबूत संरचनाएं भी लगातार देखभाल के बिना प्रकृति के सामने टिक नहीं सकती। जहां कभी एक जीवित समुदाय था, वहां अब हरियाली ने अपनी नई दुनिया बसा ली है। नंबर 5, ओरादुर सुर ग्लेन, फ्रांस। समय में जमी हुई खामोश गलियां। फ्रांस के मध्य भाग में स्थित ओरादुर सुर ग्लेन एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसकी गलियां आज भी दशकों पुराने समय में रुकी हुई दिखाई देती हैं। यहां पहुंचने पर कोई चमकदार आधुनिक इमारत या नया निर्माण दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर पुराने पत्थर के मकान, टूटी दीवारें और खाली रास्ते दिखाई देते हैं।
इस बस्ती को सामान्य तरीके से दोबारा बसाने या पूरी तरह मिटा देने के बजाय एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की उन घटनाओं की याद दिलाना है जिनके कारण यहाँ का सामान्य जीवन हमेशा के लिए रुक गया था। इसी वजह से कई वस्तुओं और इमारतों को उनके पुराने स्वरूप में रहने दिया गया। कुछ स्थानों पर पुराने मकानों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कहीं जंग लगी साइकिल दीवार के पास दिखाई देती है, तो कहीं किसी रोजमर्रा की वस्तु का ढांचा यह याद दिलाता है कि यहाँ कभी सामान्य परिवार रहते थे। उन लोगों के भी अपने काम, योजनाएं और रोजमर्रा की चिंताएं रही होंगी, लेकिन इतिहास की एक घटना ने पूरे गांव की दिशा बदल दी। इन गलियों की सबसे प्रभावशाली बात उनकी खामोशी है। आमतौर पर किसी गांव में लोगों की आवाजें, बच्चों की गतिविधियां और घरों से उठता धुआं दिखाई देता है। यहां वही घर मौजूद है, लेकिन जीवन गायब है। यही खालीपन इस स्थान को एक गहरी भावनात्मक शक्ति देता है। ओरादुरसुर ग्लेन का संरक्षण केवल अतीत दिखाने के लिए नहीं किया गया, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक संदेश है। यह स्थान बताता है कि हिंसा और संघर्ष का प्रभाव केवल इमारतों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समुदाय, उसकी स्मृतियों और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। आज यह बस्ती शांति, स्मृति और इतिहास की गंभीरता का प्रतीक है। यहाँ की प्रत्येक टूटी दीवार बिना शब्दों के यह कहती दिखाई देती है कि अतीत को भूलना भविष्य में वही गलतियां दोहराने का कारण बन सकता है। नंबर 6, कैंडी झील, कजाकिस्तान। पानी के भीतर खड़ा डूबा हुआ जंगल। कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कैंडी झील पहली नजर में एक शांत नीली हरी झील दिखाई देती है, लेकिन इसकी सतह से ऊपर निकले पेड़ों के लंबे तने इसे संसार की दूसरी झीलों से बिल्कुल अलग बना देते हैं। दूर से देखने पर ये तने किसी डूबे हुए जहाज के मस्तूलों जैसे लगते हैं। ये झील एक प्राकृतिक घटना के बाद बनी थी। लगभग 1 सदी पहले क्षेत्र में हुए विशाल भूस्खलन ने पहाड़ी घाटी का रास्ता बंद कर दिया। पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया और धीरे धीरे पूरी घाटी में जल भरने लगा। उस समय घाटी के भीतर एक घना जंगल मौजूद था। पानी बढ़ता गया और अंततः जंगल का अधिकतर हिस्सा झील के नीचे डूब गया। पेड़ों के ऊपरी तने आज भी पानी की सतह से बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य पानी के नीचे मौजूद है। ठंडे तापमान के कारण डूबे हुए पेड़ों की शाखाएं सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अधिक समय तक सुरक्षित बनी रहीं। सतह के नीचे पूरा जंगल एक शांत और स्थिर दुनिया की तरह दिखाई देता है। झील का पानी आसपास की पहाड़ियों और वनस्पतियों के रंगों को अपने भीतर समेटकर नीला और हरा दिखाई देता है। साफ मौसम में सतह पर पर्वतों की परछाई बनती है, जबकि बीच में खड़े सूखे तने उस सुंदर दृश्य में एक रहस्यमयी विरोधाभास पैदा करते हैं। कैंडी झील यह याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल विनाश नहीं करती, कभी कभी वे धरती के स्वरूप को बदलकर पूरी तरह नया परिदृश्य भी बना देती हैं। जिस घाटी में कभी लोग पेड़ों के बीच चल सकते थे, वहां अब गहरा पानी भरा हुआ है। आज ऊपर से झील जितनी शांत दिखाई देती है, उसके नीचे उतना ही असामान्य अतीत छिपा है। पानी में डूबी शाखाएं उस पुराने जंगल की मौन निशानियां हैं जो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक अलग रूप में झील के भीतर सुरक्षित हो गया। नंबर 7, माउंट केलीमुतु, इंडोनेशिया। रंग बदलने वाली 3 झीलें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित माउंट केलीमुतु एक ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी चोटी पर 3 असाधारण झीलें मौजूद हैं। इन झीलों को विशेष बनाने वाली बात केवल उनका ज्वालामुखीय गर्तों के भीतर होना नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य उनके बदलते हुए रंग हैं। अलग अलग समय पर इन झीलों का पानी नीला, हरा, गहरा, भूरा या लाल दिखाई दे सकता है। कभी एक झील का रंग बदलता है तो दूसरी झीलें उससे बिल्कुल अलग रंग में दिखाई देती हैं। यह परिवर्तन हमेशा एक समान क्रम में नहीं होता, इसलिए प्रत्येक यात्रा में पर्वत का दृश्य नया लग सकता है। वैज्ञानिक रूप से इन रंगों को पानी में मौजूद खनिजों, गैसों और रासायनिक परिवर्तनों से जोड़ा जाता है।
ज्वालामुखी के भीतर होने वाली गतिविधियों के कारण झीलों में विभिन्न तत्व मिल सकते हैं। जब उनकी मात्रा और अवस्था बदलती है तो पानी द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने का तरीका भी बदल जाता है। इसी प्रक्रिया से झीलों के रंग में परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन स्थानीय समुदायों के लिए केलीमुतु केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं है। इस पर्वत और इसकी झीलों के साथ कई पुरानी आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पीढ़ियों से लोग इसे एक विशेष और पवित्र स्थान मानते आए हैं। इस कारण यहां प्राकृतिक रहस्य के साथ सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ जाता है। सूर्योदय के समय केलीमुतु का दृश्य सबसे प्रभावशाली होता है। जैसे ही प्रकाश पर्वत की चोटी तक पहुंचता है, झीलों के रंग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। आसपास की घाटियों में फैली धुंध और बादल नीचे बहते हुए दिखाई देते हैं। एक ही पर्वत पर एक दूसरे के पास मौजूद 3 झीलें, लेकिन तीनों का अलग व्यवहार। यही बात केलीमुतु को असाधारण बनाती है। यह स्थान दिखाता है कि धरती के भीतर चलने वाली अदृश्य रासायनिक और ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं सतह पर कितने सुंदर और रहस्यमयी रंगों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। नंबर 8, झांगिये वेटलैंड पार्क, चीन। पानी पर फैला शांत प्राकृतिक संसार। चीन में स्थित झांगिये वेटलैंड पार्क एक ऐसा विशाल आर्द्र क्षेत्र है जहां पानी, घास, छोटे तालाब और संकरे जलमार्ग मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक जाल बनाते हैं। यहाँ का वातावरण उन सूखे और कठोर क्षेत्रों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है जिनसे चीन के कई भूभाग पहचाने जाते हैं। सुबह के समय जब सूर्य की हल्की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पूरे क्षेत्र में चमकते हुए प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। हवा चलने पर लंबे सरकंडे धीरे धीरे हिलते हैं और पानी की सतह पर छोटी लहरें बनती हैं। इसी शांत वातावरण के बीच पक्षियों की आवाजें इस क्षेत्र में जीवन की उपस्थिति का एहसास कराती हैं। ये आर्द्र भूमियां केवल देखने में सुंदर नहीं हैं, इनका पर्यावरणीय महत्व भी बहुत अधिक है। पानी से भरे ऐसे क्षेत्र प्राकृतिक छन्नी की तरह काम करते हैं। वे पानी में मौजूद कई पदार्थों को रोकने और स्थानीय जल संतुलन बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। इनके कारण आसपास के जीवों और पौधों को भी आवश्यक नमी मिलती रहती है। यह स्थान अनेक प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम और भोजन का सुरक्षित क्षेत्र है। हर वर्ष विभिन्न पक्षी लंबी यात्राएं करते हुए ऐसे जल क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें पानी, भोजन और घोंसला बनाने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। पार्क में बनाए गए लकड़ी के रास्तों से चलते हुए लोग बिना दलदली भूमि को नुकसान पहुंचाए इस पारिस्थितिकी तंत्र को निकट से देख सकते हैं। एक ओर पानी में तैरते पक्षी दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर घनी वनस्पति के बीच छोटे जीव अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं। यहाँ कोई विशाल पर्वत या ऊंचा झरना नहीं है। इसकी सुंदरता छोटे और शांत परिवर्तनों में छिपी है। पानी की एक लहर, उड़ते हुए पक्षी की परछाई और हवा में झूमती घास मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां समय धीमा महसूस होता है। झांगिये वेटलैंड पार्क प्रकृति के उस नाजुक संतुलन का उदाहरण है जो दिखाई तो शांत देता है लेकिन हजारों जीवों के जीवन को सहारा देता है। नंबर 9, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। एक जैसी हजारों रहस्यमयी पहाड़ियां। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैली चॉकलेट हिल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती पर एक ही आकार की हजारों पहाड़ियां क्रम से रख दी हों। ये पहाड़ियां अलग अलग ऊंचाई की हैं, लेकिन उनकी गोल और मुलायम आकृति लगभग एक जैसी दिखाई देती है। इस क्षेत्र में 1000 से अधिक ऐसी पहाड़ियां फैली हुई हैं। वर्ष के अधिकतर समय ये हरी घास से ढकी रहती हैं, लेकिन शुष्क मौसम आने पर घास का रंग गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। दूर से पूरा क्षेत्र चॉकलेट के छोटे छोटे ढेरों जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इन्हें चॉकलेट हिल्स नाम मिला। इन पहाड़ियों का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ। माना जाता है कि यह पूरा क्षेत्र कभी चूना पत्थर के प्राचीन भंडारों से बना था। लंबे समय तक वर्षा का पानी, भूमिगत जल और हवा इन चट्टानों को काटते रहे।
कठोर और नरम हिस्सों के अलग अलग गति से घिसने के कारण धीरे धीरे गोल आकार की पहाड़ियां बनती चली गईं। वैज्ञानिक व्याख्या इस भूभाग के निर्माण की प्रक्रिया समझाती है, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं इसके लिए अलग कहानियां सुनाती हैं। कुछ कथाओं में विशालकाय प्राणियों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर समय के साथ इन पहाड़ियों में बदल गए। ये कथाएं भले प्रमाणित इतिहास न हों, लेकिन वे दिखाती हैं कि लोगों ने इस असामान्य दृश्य को समझाने के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया। ऊंचे दृश्य स्थल से देखने पर पहाड़ियां हर दिशा में फैलती हुई दिखाई देती हैं। सुबह और शाम की तिरछी रोशनी उनकी ढलानों पर लंबी परछाइयां बनाती है। इससे प्रत्येक पहाड़ी का गोल आकार और अधिक स्पष्ट हो जाता है। चॉकलेट हिल्स का वास्तविक आकर्षण उनकी संख्या और समानता में है। एक या दो गोल पहाड़ियां सामान्य लग सकती थीं, लेकिन जब वही आकार हजारों बार दोहराया हुआ दिखाई देता है तो पूरा परिदृश्य किसी प्राकृतिक पहेली जैसा बन जाता है। नंबर 10, याकुशिमा जंगल, जापान। हजारों वर्ष पुराने पेड़ों का संसार। जापान के दक्षिणी भाग में स्थित याकुशिमा द्वीप पर एक ऐसा प्राचीन जंगल फैला है जहां प्रवेश करते ही आधुनिक दुनिया बहुत दूर महसूस होने लगती है। लगातार होने वाली वर्षा और समुद्र से आने वाली नमी ने यहां ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें पेड़, चट्टानें और जमीन तक मोटी हरी काई से ढक गए हैं। याकुशिमा के जंगल अपने प्राचीन जापानी देवदार वृक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ पेड़ हजारों वर्ष पुराने माने जाते हैं। उनकी मोटी और मुड़ी हुई शाखाएं, विशाल तने और बाहर निकली जड़ें उनके लंबे जीवन की कहानी सुनाती हैं। इन पेड़ों ने अनगिनत तूफान, बारिश और मौसमों के परिवर्तन देखे हैं। जंगल के भीतर बने रास्तों पर चलते समय हर ओर पानी की उपस्थिति महसूस होती है। पत्तियों से लगातार बूंदें गिरती रहती हैं। चट्टानों के बीच से छोटी जलधाराएं बहती हैं और हवा में नमी बनी रहती है। सूर्य का प्रकाश घने पत्तों से छनकर बहुत कम मात्रा में जमीन तक पहुंचता है। अक्सर धुंध पेड़ों के बीच फैल जाती है, तब दूर खड़े तने धीरे धीरे गायब होते हुए दिखाई देते हैं। काई से ढकी चट्टानें और मुड़ी हुई जड़ें इस जंगल को किसी कल्पनात्मक संसार जैसा रूप देती हैं। लेकिन यह दृश्य किसी सजावट का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। याकुशिमा की जैव विविधता और प्राचीन पारिस्थितिकी के कारण द्वीप के बड़े हिस्से को प्राकृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। यहाँ अनेक प्रकार के पौधे और जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। गिरे हुए पुराने पेड़ भी बेकार नहीं होते। वे सड़कर मिट्टी बनते हैं और नए पौधों को पोषण देते हैं। याकुशिमा यह दिखाता है कि जब किसी जंगल को पर्याप्त समय और सुरक्षा मिलती है तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं रहता, वह एक जीवित व्यवस्था बन जाता है जहां हजारों वर्षों का इतिहास हर तने, जड़ और काई की परत में सुरक्षित रहता है। नंबर 11, स्केलेटन कोस्ट, नामीबिया। रेगिस्तान और समुद्र की खतरनाक सीमा। नामीबिया के उत्तर पश्चिमी तट पर फैली स्केलेटन कोस्ट पृथ्वी के सबसे निर्जन और कठोर तटीय क्षेत्रों में से एक दिखाई देती है। यहाँ विशाल नामीब रेगिस्तान अचानक अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी से मिलता है। एक ओर दूर तक फैली सुनहरी रेत है और दूसरी ओर तेज लहरों वाला समुद्र। इस क्षेत्र की सबसे विचित्र विशेषता यहाँ बनने वाली घनी धुंध है। रेगिस्तान की गर्म हवा जब महासागर की ठंडी धाराओं के संपर्क में आती है तो तट के ऊपर मोटी सफेद धुंध फैल जाती है। कई बार समुद्र, आकाश और रेत के बीच की सीमा तक पहचानना कठिन हो जाता है। पुराने समय में यह धुंध समुद्री यात्रियों के लिए गंभीर खतरा थी। कम दृश्यता, तेज धाराएं और कठिन तटरेखा कई जहाजों को किनारे की रेत में फंसा देती थी। कुछ जहाज पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि उनके धातु के ढांचे तट पर पड़े रह गए। इन्हीं जहाजों के अवशेषों और कठोर वातावरण ने इस तट को स्केलेटन कोस्ट नाम दिया। रेत में पड़े जंग लगे जहाजों के ढांचे यह दिखाते हैं कि यहां समुद्र से किनारे तक पहुंचना तो संभव था, लेकिन वापस समुद्र में लौटना हमेशा आसान नहीं होता था।
आसपास दूर दूर तक न कोई बस्ती दिखाई देती थी और न ही पीने योग्य पानी का भरोसेमंद स्रोत। इसके बावजूद इस कठोर क्षेत्र में जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ पौधों और जीवों ने धुंध से मिलने वाली नमी का उपयोग करना सीख लिया। सुबह की छोटी छोटी बूंदें उनके लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत बनती हैं। स्केलेटन कोस्ट की सुंदरता आरामदायक नहीं है, यह विशाल, सूनी और भय पैदा करने वाली सुंदरता है। धुंध में आधा छिपा जहाज, हवा से बदलती रेत और अंतहीन समुद्र मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसमें मनुष्य स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है। यह तट याद दिलाता है कि प्रकृति सबसे कठोर परिस्थितियों में भी अपने नियमों से चलती रहती है। नंबर 12, एंजेल फॉल्स, वेनेजुएला। बादलों से गिरता दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। वेनेजुएला के कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एंजेल फॉल्स को दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध झरना माना जाता है। इसका पानी लगभग 979 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि पानी का बड़ा हिस्सा जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में महीन बूंदों और सफेद धुंध में बदल जाता है। यह झरना एक विशाल टेपुई पर्वत की चोटी से गिरता है। टेपुई ऐसी पहाड़ियों को कहा जाता है जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल और किनारे बहुत खड़े होते हैं। ये संरचनाएं आसपास की भूमि से अचानक ऊपर उठती हुई दिखाई देती हैं। एंजल फॉल्स जिस पर्वत से गिरता है, उसकी ऊंची चट्टानी दीवार इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। झरने के चारों ओर घना वर्षावन फैला हुआ है। नीचे नदियां घने जंगलों के बीच से घूमती हुई आगे बढ़ती हैं। दूर दूर तक चट्टानी पठार दिखाई देते हैं जिन्हें पृथ्वी के अत्यंत प्राचीन भूभागों में गिना जाता है। झरने का नाम विमान चालक जिमी एंजेल से जुड़ा है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और इसे बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। हालांकि आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय इस स्थान को उनसे बहुत पहले से जानते थे। दूर से देखने पर पानी एक पतली सफेद रेखा की तरह पर्वत से नीचे आता दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह लंबी दूरी तय करता है, हवा उसे अलग अलग धाराओं में बांट देती है। तेज हवाओं के समय पानी का बड़ा भाग चट्टान के नीचे पहुंचने से पहले धुंध में बदल सकता है। एंजेल फॉल्स की विशालता का अंदाजा तभी होता है जब उसके सामने कोई नाव, पेड़ या मनुष्य दिखाई देता है। तब पता चलता है कि दृश्य में दिख रही चट्टान कितनी विशाल है। यह झरना केवल अपनी ऊंचाई के कारण अद्भुत नहीं है। आसपास का प्राचीन भूभाग, घना जंगल और बादलों से घिरी चट्टान इसे पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों में बदल देते हैं। नंबर 13, फियोर्डलैंड, न्यूजीलैंड। ग्लेशियरों द्वारा तराशी गई दुनिया। न्यूजीलैंड के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित फियोर्डलैंड एक ऐसा विशाल प्राकृतिक क्षेत्र है जिसे हजारों वर्षों तक ग्लेशियरों ने तराशकर वर्तमान रूप दिया। यहाँ ऊंचे पर्वतों के बीच गहरी समुद्री खाड़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें फियोर्ड कहा जाता है। इनके किनारे की चट्टानें पानी से लगभग सीधी ऊपर उठती हुई दिखाई देती हैं। जब प्राचीन ग्लेशियर धीरे धीरे पर्वतों के बीच से आगे बढ़े तो उन्होंने चट्टानों को काटकर गहरी घाटियां बना दी। बाद में जब बर्फ पिघली और समुद्र का पानी इन घाटियों में भर गया तो विशाल फियोर्ड तैयार हुए। इसी प्रक्रिया ने पूरे क्षेत्र को उसकी वर्तमान नाटकीय बनावट दी। फियोर्डलैंड का सबसे प्रसिद्ध भाग मिलफोर्ड साउंड है। यहाँ शांत पानी के दोनों ओर विशाल काली और हरी पर्वतीय दीवारें खड़ी दिखाई देती हैं। इन ढलानों पर घने जंगल उगे हुए हैं और बादल अक्सर पर्वतों के बीच बहुत नीचे तक उतर आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा सामान्य घटना है। बारिश के समय पर्वतों की ऊंची ढलानों पर अचानक सैकड़ों छोटी बड़ी जलधाराएं बनने लगती हैं। कुछ झरने कुछ समय के लिए ही दिखाई देते हैं। वर्षा रुकने के बाद उनका पानी कम हो जाता है या वे पूरी तरह गायब हो जाते हैं। जब नावें इन फियोर्डों से गुजरती हैं तो आसपास के पर्वतों की तुलना में वे बहुत छोटी दिखाई देती हैं।
शांत दिनों में पानी की सतह पर चट्टानों, बादलों और जंगलों का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। हवा चलने पर वही प्रतिबिंब टूटकर बदल जाता है। फियोर्डलैंड में पहाड़, समुद्र, वर्षा और जंगल अलग अलग तत्व नहीं लगते। वे एक ही विशाल प्राकृतिक प्रणाली के हिस्से दिखाई देते हैं। यहाँ का मौसम तेजी से बदल सकता है। साफ दिखाई देने वाला पर्वत कुछ ही समय में बादलों और धुंध के पीछे छिप सकता है। यह क्षेत्र दिखाता है कि बर्फ जैसी धीमी दिखाई देने वाली शक्ति भी पर्याप्त समय मिलने पर विशाल पर्वतों को काट सकती है। आज फियोर्डलैंड की प्रत्येक गहरी खाड़ी उस प्राचीन हिमयुग की निशानी है जिसने न्यूजीलैंड के इस हिस्से को संसार के सबसे प्रभावशाली भूभागों में बदल दिया। नंबर 14, ब्लू ग्रोटो, इटली। समुद्र के भीतर चमकती नीली गुफा। इटली के कैप्री द्वीप के पास स्थित ब्लू ग्रोटो एक छोटी समुद्री गुफा है जिसका प्रवेश द्वार इतना नीचा है कि सामान्य नाव भीतर नहीं जा सकती। गुफा में प्रवेश करने के लिए छोटी नावों का उपयोग किया जाता है और यात्रियों को नीचे झुकना पड़ता है। लेकिन संकरे और अंधेरे प्रवेश द्वार को पार करते ही अंदर का दृश्य अचानक बदल जाता है। गुफा के भीतर पानी गहरे और चमकीले नीले रंग में प्रकाशित दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे कोई नीली रोशनी जल रही हो। गुफा की दीवारों पर भी वही नीला प्रकाश प्रतिबिंबित होता है जिससे पूरा कक्ष किसी प्राकृतिक प्रकाश मंडल जैसा दिखाई देता है। इस प्रकाश का कारण गुफा की संरचना है। दिखाई देने वाले छोटे प्रवेश द्वार के अतिरिक्त पानी के नीचे एक और बड़ा मार्ग मौजूद है। सूर्य का प्रकाश इस जलमग्न हिस्से से भीतर प्रवेश करता है। पानी लाल और अन्य रंगों के बड़े हिस्से को सोख लेता है, जबकि नीला प्रकाश अधिक स्पष्ट रूप से भीतर फैलता और परावर्तित होता है। नाव के हिलने से पानी की सतह पर प्रकाश भी लगातार बदलता रहता है। दीवारों पर नीले रंग की लहराती आकृतियां बनती हैं और प्रत्येक हलचल के साथ गुफा का रूप बदल जाता है। बाहर का समुद्र सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही मीटर भीतर वही पानी असाधारण चमक प्राप्त कर लेता है। यह गुफा आधुनिक समय से बहुत पहले भी लोगों के लिए जानी जाती थी। माना जाता है कि रोमन साम्राज्य के समय सम्राट टिबेरियस इस स्थान का उपयोग निजी विश्राम क्षेत्र के रूप में करते थे। इससे पता चलता है कि इसकी असामान्य सुंदरता सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। ब्लू ग्रोटो का रहस्य किसी अज्ञात शक्ति में नहीं, बल्कि सूर्य, पानी और चट्टान के सही मेल में छिपा है। फिर भी जब कोई व्यक्ति इसके भीतर नीले प्रकाश से चमकते पानी को देखता है तो वैज्ञानिक कारण जानने के बाद भी दृश्य जादुई ही महसूस होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 14 स्थानों ने दिखाया कि धरती पर सबसे अद्भुत दृश्य कभी प्रकृति बनाती है और कभी मनुष्य अपने धैर्य और कल्पना से उन्हें आकार देता है। इनमें से किस स्थान ने आपको सबसे अधिक हैरान किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।